गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर में हमने जनरल एंट्रीज डिस्कस की थी। अप्रॉक्सीमेटली 9 एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो जनरल एंट्री वाला चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे ढंग से कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, इट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर अगर आप इसके कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक ₹3000, हमें इंटरेस्ट मिला चेक के माध्यम से। तो जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू, मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट जो हमें मिला वो रेवेन्यू है। तो एक अकाउंट इसमें आ जाएगा रेवेन्यू का, और दूसरा किस माध्यम से हमें इंटरेस्ट मिला, चेक के माध्यम से मिला। चेक मीन्स बैंक, चेक का मतलब आ गया बैंक है। तो दूसरी जो इफेक्ट इसका होगा, दूसरी जो ट्रांजैक्शन जो होगी उसमें बैंक अकाउंट है और बैंक एसेट है। तो जब रेवेन्यू मेरे को मिला, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है जी। और इंटरेस्ट हमें चेक के फॉर्म में मिला, वो चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया, उससे मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा चेक के माध्यम से तो मेरा एसेट भी इंक्रीज होगा। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट इंक्रीज होता है तब हम उसे डेबिट करते हैं, तब उसे हम डेबिट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा बेसिक्स टर्म्स वाला लेक्चर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, प्लीज आप उन लेक्चर्स को अच्छे ढंग से पहले स्टडी कर लीजिए। बेसिक्स टर्म्स जिसमें एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है। तो जब मैं आपको ये ट्रांजैक्शंस करवाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो बेसिक्स टर्म्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज पढ़ लीजिए, और अकाउंटिंग इक्वेशन भी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड ₹500 टू ए ऑन अकाउंट। हमने ₹500 ए को ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब आ जाता है कि हिसाब किताब बाद में देखी जाएगी, अभी आप ये ₹500 पकड़िए और मेरे अकाउंट में इसको जमा कर लीजिए। आपके साथ हिसाब किताब हम बाद में करेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑन अकाउंट। और दूसरा क्या जाता है कि भाई पैसा दिया, अकाउंट क्लोज करवा लिया, कि भाई जितना मेरा हिस्सा बनता था, जितना मैंने पैसा देना था, अगर मैंने कम दिया तो डिस्काउंट मेरे को मिल जाएगा, अगर मैंने पूरा दे दिया तो मेरा अकाउंट क्लोज। बट ऑन अकाउंट का मतलब ये खाता हमारा, जो अकाउंट हमारा है वो चल रहा है। मैं दुकानदार के पास गया या जिसको मैंने पैसा देना था उसको ₹500 दिए, बाकी बाद में देख लेंगे, बाद में इसको निपट लेंगे। तो इसमें दो आइटम्स, जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हमने कैश पे किया, एक कैश अकाउंट आ जाएगा, और कैश किसको दिया है, ए को, तो एज अकाउंट। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि नाम के साथ अकाउंट हम नहीं लिखते, अगर आपने लिखना है अकाउंट तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो एज अकाउंट लिखेंगे आप। इसमें दो आइटम्स हैं, एक कैश अकाउंट और एक एज अकाउंट। कैश इज एसेट, हमने इधर एसेट लिख दिया, और मैंने ए को पैसा क्यों पे करना था, वाई आई एम सपोज टू पे मनी टू ए, क्योंकि ए मेरे लिए लायबिलिटी था, मैंने उससे कुछ उधार लिया होगा या कोई भी कारण होगा जो मैंने ए को पैसे लौटाने थे, तो इसका मतलब ए मेरे लिए लायबिलिटी है, ए मेरे लिए लायबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई आई हैव पेड मनी टू ए। अब इसमें क्या आ गया, एसेट, जो कैश पे किया, एसेट डिक्रीज हुआ, और लायबिलिटी वाले को पे किया, लायबिलिटी भी मेरी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो जब हम जिन एंट्रीज में सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो एक डेबिट होगी और दूसरी क्रेडिट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों डेबिट हो या दोनों क्रेडिट हो, तो एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। जब हम कंपाउंड एंट्रीज करेंगे जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यूजुअली 3 आ जाएंगे, तो उनमें 2 डेबिट हो सकती हैं, एक क्रेडिट हो सकती है, और 2 क्रेडिट भी हो सकती हैं और एक डेबिट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ गया बोरोड ₹10,000 फ्रॉम बी। हमने बी से उधार लिया, तो बी से उधार लिया
उधार किस फॉर्म में लिया होगा, कैश की फॉर्म में उधार लिया होगा, तो इसमें एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और दूसरा बीज लोन अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि बी से उधार लिया हमने, तो बीज लोन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। तो जो कैश लिया, कैश इज एसेट, कैश एसेट है, मेरे को कैश मिला तो एसेट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और बीज लोन, मैंने बी से उधार लिया, अब मैंने उधार जब लिया होगा तो उसको पे ऑफ करना मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरे लिए बोझ है, इट इज माई बर्डन, इट इज बर्डन फॉर मी। तो लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करते हैं, रूल्स को अच्छे ढंग से पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूं तो तब समझ आएगा। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसको हम, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। इसके बाद अगर लेंड ₹6,000 टू सोनिया, हमने सोनिया को उधार दिया, इसमें भी दो आइटम्स हैं, दो ट्रांजैक्शंस। एक आ गया मैंने सोनिया को लोन दिया, सोनियाज लोन अकाउंट, और दूसरा लोन किस फॉर्म में पे किया होगा, इट विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। So we are having two accounts. One is Sonia's loan account and another one is cash account. सोनिया को उधार दिया, it means वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। आई एम सपोज टू टेक मनी इन फ्यूचर फ्रॉम सोनिया। मैंने अगर पैसा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उससे पैसा नहीं लेना, मैंने उसे पैसा लेना होगा फ्यूचर में, मैंने वापस लेना होगा। सो दैट्स व्हाई सोनियाज लोन अकाउंट हियर इट विल बिकम एसेट फॉर मी। और मैंने जो लोन दिया किस फॉर्म में दिया, कैश, तो कैश इज ऑल्सो एसेट फॉर मी। तो इसमें दो आइटम्स आ जाएंगी, सोनियाज लोन अकाउंट विच इज एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट मैंने कैश दिया तो मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो सोनियाज लोन अकाउंट एसेट डेबिट, कैश एसेट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, इट इज नथिंग एल्स बट वेयर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट की वैल्यू में कटौती आना, कमी आना ड्यू टू यूज, इफ्लेक्स ऑफ टाइम, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट, जिस वजह से एसेट की कीमत कम होनी। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो ये एक्सपेंस है तो यहां पर एक्सपेंस लिख दिया। और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगी क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू अब कम हो रही है, तो फर्नीचर एसेट है। और अगर फर्नीचर एसेट है, वी हैव रिटन हियर एसेट, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ बच्चों, और मेरा जो फर्नीचर जो मेरा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो मुझे बताइए, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एक्सक्यूज मी, डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू रमन, लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। इसमें अब ट्रेड डिस्काउंट एक वर्ड यूज हो गया। अगेन मेरे पिछले लेक्चर्स में बेसिक्स टर्म्स में मैंने डिटेल में समझाया हुआ कि डिस्काउंट, फिर उसका दो प्रकार का डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। आप प्लीज़ वो पिछले वाले लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, हम सिर्फ नेट वैल्यू का बिल जो होगा वो काटेंगे। अब मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल का जो डिब्बा था उसके ऊपर रेट लिखा हुआ 10,000, आपने पूछा कि भैया ये मोबाइल कितने का दिया, तो वो आपको बोलेगा कि 8,000 रुपीज़ का ये मोबाइल है, आपको 8,000 का मिलेगा। तो डिब्बे पर रेट कितना लिखा हुआ है, 10,000। आपने बार्गेनिंग अभी नहीं की, बिकॉज कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या कि और मार्केट में एक ट्रेंड है कि जो भी एमआरपी होगा, जो रेट लिखा होगा, आप एलईडी लेने के लिए चले जाएं या कोई और चीज़ लेने के लिए चले जाएं, तो आपको जो प्रिंट रेट होगा उससे कम रेट पर मिलेगी आइटम। तो जो कम रेट पर जो आपको मिल रहा है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो कैटलॉग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस जो उसके एमआरपी होती है उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट
को बुक्स में शो नहीं किया जाता। अभी मैंने बताया 10,000 रुपये का ये जो बिलिंग इस पर लिखा हुआ है। अब जैसे अपने मोबाइल लिया, उन्होंने 8,000 का मोबाइल लिया, आपको बेचा, जब बिल बनेगा तो बिल पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 10,000 का मोबाइल था, उसमें से लेस डिस्काउंट 2,000 और लास्ट में 8,000। बिलिंग जो होगी उस पर लिखा जाएगा जो भी फला फला मॉडल है और उसका आगे रेट लिखा जाएगा 8,000 एंड नथिंग एल्स। ओनली 8,000 विल बी मेंशन्ड, 2,000 कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। मैंने भी आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द books, whereas cash discount is expense for the business and it is shown in the books of account as an expense. तो ट्रेड डिस्काउंट, अब इसमें आया सोल्ड गुड्स टू रमन लिस्ट प्राइस, इसमें कैश वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब नाम लिखा हुआ है और कैश वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि उधार पर बेची गई है। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक होगा रमन्स अकाउंट और दूसरा सेल्स है, सेल्स अकाउंट। रमन को मैंने उधार पर सामान बेचा, रमन से पैसा लेना है, तो रमन हमारे लिए एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रमन एसेट बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एसेट, और हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? सेल्स, और सेल्स क्या है? इट इज रेवेन्यू। तो हमने सेल की, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में एक चीज और मैं ऐड अप करूंगा। वो क्या चीज आ जाएगी? वो क्या आ जाएगा कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होगा, मैंने अभी तक किसी में भी अमाउंट मेंशन नहीं की, जो भी क्वेश्चन में, जो भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट लिखा, डेबिट और क्रेडिट में वही अमाउंट आएगी। इसमें अंतर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? बिलिंग किसकी होगी, अमाउंट क्या आएगा, लिखी क्या जाएगी बिल पर, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। 10,000 की आइटम कॉस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट आया, तो इसकी जो बिलिंग होगी दैट विल बी फॉर रुपीज 9,000 की बिलिंग होगी। तो डेबिट में भी 9,000 आएगा, क्रेडिट में भी 9,000 आएगा, 10,000 कहीं पर भी शो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज। इसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बेसिक टर्म से फिर से मुझे जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट में मैंने बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था या कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, बट उसके बिना गुजारा नहीं जब तक आपको वो आता नहीं होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? वो क्या कहता है कि दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अलग वजूद है, दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो दैट्स वाई जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है, और वो बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस ने वो पैसा दुकानदार को वापस करना होगा। अब जैसे ओनर ने दुकान में पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे के ऊपर ओनर को इंटरेस्ट दिया जाता है बिजनेस के द्वारा। बिजनेस ओनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए, वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है। क्या है? बिजनेस के लिए खर्चा है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कैश में नहीं मिलता, ओनर को कैश पे नहीं मिलता, ये उसकी कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, उस पर मेरे को 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। मेरे को दुकान, वो जो दुकान है, बिजनेस है, वो मेरे को कैश में एज ए ओनर मेरे को वो कैश में इंटरेस्ट नहीं पे करेंगी। वो क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो मेरी कैपिटल में ही ऐड कर देंगे। पहले मेरी कैपिटल टुवर्ड्स बिजनेस 1 लाख थी, अब मेरी कैपिटल टुवर्ड्स बिजनेस 2,000 इंक्रीज हो जाएगी, 1,02,000 हो जाएगा। तो इससे कैपिटल इंक्रीज होगी। ये कंसेप्ट मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वही कंसेप्ट वही आ रहा है। उधर भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी कह रहा हूं कि ये दोनों ट्रांजैक्शंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अच्छे ढंग से मार्क कर लो, अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा दूसरा कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व था?
कैपिटल, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिला वो कैश में नहीं मिला, वो मेरी कैपिटल में क्लब हो गया, जमा हो गया। तो नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल ही है, तो उसके आगे कैपिटल अकाउंट ही लिखा। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, उसे हम क्रेडिट करेंगे। इज इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है कि जब ओनर के द्वारा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया जाता है या गुड्स विड्रॉ की जाती है, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और जैसे ओनर के द्वारा जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है, उस पर बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है, वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है। उसी वे से जब ओनर के द्वारा बिजनेस से मनी विड्रॉ किया जाता है, ड्राइंग्स की जाती है, तो उन ड्राइंग्स पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है, उन ड्राइंग्स पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। तो इसमें दो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, जो रेवेन्यू है और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है, ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्टली कैपिटल। अब ड्राइंग्स जैसे आ गया कि ओनर ने बिजनेस से 10,000 रुपीज विड्रॉ किए, इन 10,000 पर बिजनेस ने 2,000 इंटरेस्ट चार्ज किया। बिजनेस वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कैश में नहीं ले रहा हमसे, वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बिजनेस कहता है कि भैया आपने 10,000 विड्रॉ किए थे, ये जो 2,000 का इंटरेस्ट आपसे हमने और लेना है। तो 2,000 का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उससे ओनर की ड्राइंग्स इंक्रीज हो जाएंगी और इनडायरेक्टली ओनर की कैपिटल बिजनेस में डिक्रीज हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट। कई बुक्स में हो सकता है कि ड्राइंग्स की जगह यहां पर कैपिटल ही लिखा हो सकता है कई बुक्स में। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज हुई उसको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट वन इज पेड इनकम टैक्स ₹11,000। हमने इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी है वो ओनर की है। जो इनकम टैक्स है वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना, बिजनेस की नहीं है। इनकम बिजनेस मैन की इनकम है, तो उस इनकम के ऊपर, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बिजनेस को नहीं देना, ओनर को देना है। तो इनकम टैक्स जो पे किया जाता है बिजनेस के द्वारा, तो इसको हम इनडायरेक्टली या उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक ड्राइंग्स अकाउंट है और जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो कैश की फॉर्म में पे किया है, तो दूसरा अकाउंट इसमें कैश इन्वॉल्व है। तो ड्राइंग्स मींस कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज होगी। ड्राइंग्स बिजनेस से हुई, इसका इफेक्ट क्या हुआ? बिजनेस से कैपिटल कम हो गई, तो कैपिटल हमारी डिक्रीज होगी। और जब कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। और ये जो इनकम टैक्स था वो किस फॉर्म में पे किया गया था? कैश के फॉर्म में पे किया गया था। कैश एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज हुआ, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड ₹2,000 एज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। 2,000 रुपया हमें रिफंड ऑफ इनकम टैक्स मिला। ओनर के द्वारा जो टैक्स एडवांस में पे कर दिया जाता है, यूजुअली इनकम टैक्स जो होता है वो एडवांस में पे किया जाता है, और जब फाइनल असेसमेंट की जाती है 31 मार्च के बाद में फाइनल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो कई बार देखा जाता है कि ओनर के द्वारा या जो बिजनेसमैन के द्वारा इनकम टैक्स ज्यादा पे कर दिया होगा एडवांस में। तो जितना ज्यादा टैक्स पे किया होगा वो बाद में ओनर को रिफंड हो जाएगा, वो पैसा मिल जाएगा। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश इन्वॉल्व हो जाएगा। अब जो पैसा जब विड्रॉ किया गया था इनकम टैक्स की फॉर्म में, उससे कैपिटल कम हुई थी, ड्राइंग्स उसको माना गया था, कैपिटल कम हुई। अब जब वही पैसा हमें वापस मिल रहा है
तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे हमारी कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे जब इनकम टैक्स पे किया ड्रॉइंग से, दैट मीन्स कैपिटल डिक्रीज हुई। जितना टैक्स हमने एडवांस में पे कर दिया, जो अब हमें रिफंड हो रहा है, वापस मिल रहा है, उस मनी से अब हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज का मतलब डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब आ जाएगा कि हमारी जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां तक आप ट्रांजैक्शंस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं। पेड फॉर चैरिटी ₹500, हमने चैरिटी के लिए 500 रुपीज पे किए। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक चैरिटी अकाउंट है, और चैरिटी हमने किस फॉर्म में पे की, कैश की फॉर्म में पे की है, तो दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है। हमने चैरिटी के लिए पैसा दिया, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक इसमें आ जाएगा चैरिटी इज एक्सपेंस, और कैश इज एसेट। कैश इज एसेट। एक्सपेंस हमने पे किया, चैरिटी के लिए हमने पैसा पे किया, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करते हैं। और हमने कैश पे किया, हमने कैश पे किया, तो एसेट हमारा डिक्रीज होगा, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब इसके बाद जो अगली ट्रांजैक्शंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जितने भी 1 2 3 4 3, ये 3 ट्रांजैक्शंस को ध्यान से समझिएगा। इन 3 ट्रांजैक्शन का जो सेट है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर बाकी के। और ये जितनी भी ट्रांजैक्शन सारी की सारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अभी मैंने 2020 से लेकर 27 तक जितने भी जनरल एंट्रीज लिखी हैं, तो इसमें आ गया विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा कि गुड्स विड्रॉ जो होंगी वो कैश पर भी की जा सकती हैं, और गुड्स जो है वो गुड्स जो पैसा जो है वो कैश में भी विड्रॉ किया जा सकता है, और हो सकता है कि गुड्स भी विड्रॉ की जाएंगी ओनर के द्वारा, सिर्फ कैश नहीं विड्रॉ किया जाएगा। अगर ओनर के द्वारा गुड्स विड्रॉ की जाती हैं तो उसे भी हम ड्राइंग्स कहते हैं, बट उसने कैश विड्रॉ नहीं किया। तो अंतर अब क्या आ जाएगा कि जब ओनर के द्वारा गुड्स विड्रॉ की जाएंगी, अपनी दुकान से वो गुड्स किसके लिए लेकर आया, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें क्या होगा, जब उसकी वैल्यू की जाएगी, उसे जब हम अपनी बुक्स में वैल्यू करेंगे, किस रेट पर खरीदा ओनर ने। ओनर की स्टेशनरी की शॉप है, उसने जो एक रजिस्टर जो उसने खरीदा था, अपने इसको जो खरीद आई थी 50 रुपीज का उसने खरीदा हुआ है रजिस्टर, और वो आगे मार्केट में 70 रुपीज का बेचता है। खरीदा कितने का, 50 का, बेचता कितने का है, 70 रुपीज का वो आगे मार्केट में जो कस्टमर को बेचता है। अगर वो उसको रजिस्टर अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अगर वो यूज के लिए दुकान से वो रजिस्टर घर के लिए लेकर जाएगा, तो किस रेट पर उसको वैल्यू किया जाएगा, किस अमाउंट पर वो खरीदेगा अपनी दुकान से। मैंने वर्ड बोल दिया, किस अमाउंट पर खरीदेगा, खरीद नहीं रहा, विड्रॉ किया जा रहा है। तो समझने के लिए अभी वर्ड आ गया कि किस अमाउंट पर वो खरीदेगा या उसको वैल्यू किया जाएगा। अपने आप से तो वो पैसा नहीं ना कमाएगा। मैंने एक रजिस्टर खरीदा 50 रुपए का, और जब मैं अपने आप को बेच रहा हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा हूं, दैट मीन्स अपने आप को बेच रहा हूं, तो 50 का मैंने खरीदा था, और अगर वही रजिस्टर अपने आप को मैं 70 रुपए का बेच रहा हूं, तो मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूं, अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं कि मैंने 50 का खरीदा था, एक पॉकेट से मैंने 70 रुपए दिए, और क्या कहा, ये लो भाई हरमीक, ये 70 रुपीज लो। मैं आपसे अभी मैं ये बता रहा हूं, दुकान और दुकानदार को एक लेकर अभी समझा रहा हूं कि मैंने 70 रुपए दिए, 50 का खरीदा था, 20 रुपए तो मेरे ही पॉकेट में आए। 50 रुपए का खरीदा, 70 रुपए मैंने पे किए, 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 20 का प्रॉफिट भी तो मेरे ही पॉकेट में आया ना। तो कई ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जैसे गुड्स
अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की जाती हैं, हमने किसी को कोई चैरिटी में गुड्स दे दी, हमने कुछ सैंपल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये जितने भी या लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर हो गया, आग लगने की वजह से गुड्स डैमेज हो गई, तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। मैंने किसी को कोई गुड्स सैंपल के तौर पर दी, मैंने अपने लिए कुछ पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ की, मैंने चैरिटी किसी को दान दक्षिणा में गुड्स दे दी, तो उनको जब मैं अपने बुक्स में अकाउंट फॉर करूंगा, शो करूंगा, तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू की जाती हैं। किस पर वैल्यू की जाती हैं? कॉस्ट पर वैल्यू की जाती हैं। अगर इन्हें कॉस्ट पर वैल्यू किया जाएगा तो इनके लिए हम परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस। मींस हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इनसे हमारी परचेज कम हो गई, इससे हमारी परचेज कम होगी। इसको हम सेल नहीं मानते, इससे हमारी परचेज कम होगी। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस था, हमारा खर्चा कम हो गया, रिड्यूस हो गया इन तीनों ट्रांजैक्शंस में। अब आप समझिए कैसे करना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स क्या है जी हमारे लिए? ड्रॉइंग्स मींस कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो गया, एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो गया। जब कैपिटल डिक्रीज होती है, जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट, और जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे। तब उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, मैंने किसी को चैरिटी के लिए मैंने कुछ गुड्स दे दी, दान कर दिया, सबब का काम, सबाब का काम किया मैंने किसी को कुछ गुड्स दे दी। मेरी दुकान पर आटा था, मेरे पास कोई बंदा आया, कहने खाने को कुछ नहीं है, मैंने उसको आटे की गुत्थी, उसको आटे का बैग है, एज ए डोनेट कर दिया, एज ए चैरिटी के लिए दे दिया। तो मैं अपनी बुक्स में उसकी अमाउंट क्या रिकॉर्ड करूंगा? मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि मैंने 300 का खरीदा हुआ था, बाकी कस्टमर्स को मैं 400 का बेचता हूं, तो मैंने 400 रुपए का दान दिया। मैंने डोनेट, मैंने चैरिटी कितने की? जितनी मेरे को कॉस्ट पड़ी थी। तो अगर हम कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे तब हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। तब वर्ड क्या यूज करेंगे? चैरिटी वर्ड यूज करेंगे। चैरिटी एक्सपेंस है, चैरिटी इज एक्सपेंस, परचेजेस बी एक्सपेंस। तो चैरिटी की वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और परचेजेस की वजह से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल्स। हमने कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की, फ्री सैंपल्स। अगर हमने फ्री सैंपल दिया, क्यों सैंपल दिया? मैंने किसी को सैंपलिंग की, मेरी अपने बुक हाउस है या मेरे पास कल्याणी वाले पब्लिशर्स, सुल्तान चंद या कोई और बुक सेलर्स आते हैं और मेरे को सैंपल दे जाते हैं, सो दैट कि अगर मेरे को वो बुक ठीक लगती है कि इसका कंटेंट अच्छा है, वो कहते हैं कि आपको मैंने बुक दी, आप देखो, अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो आप इस बुक को आगे रिकमेंड करिए। तो वो मैंने किसी को सैंपल, या मैंने अगर किसी को सैंपल दिया, उसका मोटिव क्या है? उसका मकसद है एडवर्टीजमेंट। तो दैट्स वाई एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट आ जाएगा, और दूसरा हमने कॉस्ट पर वैल्यू करना है तो दूसरा परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस आ गया, और परचेजेस भी एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट से एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, परचेजेस की वजह से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब ये जो अगली दो ट्रांजैक्शंस है ये डिफरेंट है, और दोनों ध्यान से, और हो सकता है कि मैंने यहां पर जो जानबूझकर मैंने यहां पर गलत भी लिखा हो। ये जो ट्रांजैक्शन है, कार्टेज पेड ऑन बिहाफ, कार्टेज मींस एक्सपेंडिचर है,
ये जैसे रेंट होता है, सैलरी होती है, कार्टेज मीन्स सामान हमने कोई किराया ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पे किया, तो कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर श्याम। आप इस ट्रांजैक्शन को क्या इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट है? और यूजुअली ज्यादातर बच्चे जो इसमें लिखते हैं कार्टेज पे की है, वो लिखते हैं कि एक कार्टेज अकाउंट लिख देते हैं और दूसरा वो या कैश लिख देते हैं, शाम लिख देते हैं। तो ना तो इसमें कार्टेज तो आना ही नहीं। हमने कार्टेज पे की, मगर क्यों पे की? मेरे लिए कार्टेज खर्चा नहीं है, मैंने कार्टेज पे की, बट क्यों पे की? मैंने अपने कस्टमर श्याम, जो मेरा कस्टमर श्याम है, मैंने उसके बिहाफ पर पे की, उसके कहने पर पे की। अब मेरे पास कोई बच्चा ट्यूशन के लिए आता है, उसमें कोई ट्यूशन फीस देनी थी, मेरे पास बच्चा आया, बारिश हो रही थी, बच्चा ऑटो पर आया, टैक्सी पर, कैब पर आया, तो उसके पास चेंज नहीं था, तो उसने कहा कि सर मेरे पास तो 2000 का नोट है, कैब वाले को 200 रुपया देना है, आप इसको भी 200 रुपया दे दो, मैं आपको कल फीस के साथ ये 200 रुपया भी पे कर दूंगी। तो मैंने जो टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को मैंने जो 200 रुपीज पे किए, वो किसका खर्चा है? क्या मेरा खर्चा है? क्या वो कैब का फेयर जो कार्टेज है, क्या वो मेरे लिए है? मैंने वो पे किया, बट किसके लिए पे किया? मेरा जो कस्टमर है श्याम, मैंने श्याम के लिए पे किया, तो वो पैसा मैंने किससे लेना है? मैंने वो पैसा अपने स्टूडेंट से लेना है ना, जिसके बिहाफ पर पे किया। उसने कहा कि सर आप पैसा पे कर दो, मैं कल आपको पैसा पे कर दूंगी। तो मैंने किससे पैसा लेना है? मैंने कस्टमर से, अपने स्टूडेंट से, जिसके बिहाफ पर पे किया। मेरे लिए कार्टेज खर्चा नहीं है, इसलिए मैं कार्टेज वर्ड यूज नहीं करूंगा। और जो मैंने कार्टेज पे की, किस फॉर्म में पे की? I paid that money in the form of cash. So इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक शाम का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब शाम मेरे लिए क्या बन जाएगा? मैंने जो किसके बिहाफ पर पे किया? शाम के बिहाफ पर पे किया कि भाई साहब मैंने आपसे ये आपके कहने पर पैसा पे कर रहा हूं, अब ये पैसा आपने मुझे देना है। तो शाम मेरे लिए एसेट बन जाएगा, बिकॉज आई एम सपोज टू टेक मनी फ्रॉम शाम। किससे पैसा लेना है? मैंने शाम से लेना है, तो शाम मेरे लिए एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शाम एसेट बन गया। कैश अगेन एसेट है, कैश भी एसेट है, तो शाम एसेट बन गया। एसेट मेरा इंक्रीज हो गया, कैश मेरे को आउट गोइंग है, कैश चला गया, डिक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? शाम को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ सप्लायर, हमें इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मेरी अपनी इनकम नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट मिला, मगर किसके बिहाफ पर मिला? किसके लिए मिला? मेरे को जो मेरा सप्लायर शशि है, उसने कहा कि भाई मेरे को इंटरेस्ट मिलना है, बट मैं अभी यहां पर जम्मू में नहीं हूं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो इंटरेस्ट की जो पेमेंट कोई देने के लिए आएगा तो आपका मैंने एड्रेस दे दिया, आप उससे पैसा ले लेना। तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिला, जो मैंने रिसीव किया, पैसा मेरे को जो मिला, वो किसके बिहाफ पर मिला? शशि के बिहाफ पर मिला। जो पैसा आज मैं रिसीव कर रहा हूं, वो पैसा जब शशि वापस आएगा या शशि मेरे को मिलेगा, वो पैसा मेरे को शशि को लौटाना होगा। वो पैसा मैं अपने पास संभाल कर नहीं रख लूंगा, वो पैसा मेरे को किसको वापस करना है? शशि को। तो इसका मतलब शशि मेरे लिए क्या बन गया? शशि मेरे लिए लायबिलिटी बन गया। और अगर शशि लायबिलिटी है तो इधर हम लिख देते हैं लायबिलिटी, और लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई। मेरे को कैश मिला, कैश इज एसेट, कैश भी इंक्रीज हो गया। मेरे को कैश मिला, कैश इज एसेट। अगर कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब इसमें कैश अकाउंट एक इन्वॉल्व है, रिसीव्ड 990 है, तो रिसीव्ड का मतलब हमें कैश मिला, तो एक कैश अकाउंट आ गया। कैश क्या है जी? एसेट।
डिस्काउंट दिया गया था, अलो किया गया था। डिस्काउंट अलाउड क्या है? क्या है डिस्काउंट अलाउड? इट इज एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? इज रामूज अकाउंट। हमें रामू से पैसा मिला। रामू से क्यों पैसा मिला? क्योंकि मैंने रामू से पैसा लेना था, तो इसीलिए रामू ने पैसा दिया। रामू ने पैसा क्यों देना था? क्योंकि रामू मेरे लिए डेटर था, मेरे लिए एसेट था, तभी इसी वजह से रामू ने मुझे पैसा देना था। तो जब कैश मिला तो एसेट इंक्रीज हो गया, डिस्काउंट दिया एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, रामू ने मेरे को पैसा दे दिया तो रामू का बैलेंस कम हो गया, मेरा एसेट डिक्रीज हो गया। तो वो डिक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। और जब हम इसको लिखेंगे अमाउंट में, कितना कैश मिला? 990 कैश मिला। कितना कैश मिला? 990। डिस्काउंट कितना था? 10 रुपीज। और रामू ने हमें कितने रुपए देने थे? 1000 देना था। इसको एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है जनरल एंट्री की फॉर्म में, वो आपको बाद में मैं बता दूंगा। तो मेन अभी कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा है, प्रेजेंटेशन अभी मैटर नहीं करती। तो जब भी कंपाउंड एंट्री, दो से ज्यादा जब अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, तो ये देखेंगे डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। डेबिट का टोटल क्रेडिट दोनों आपस में टैली होने चाहिए। तो डेबिट में 990 प्लस 10 1000 और क्रेडिट में भी 1000। लास्ट ट्रांजेक्शन पेड रुपीज 1980 टू श्याम। हमने कितने रुपए पे किए श्याम को? 1980। 1980 रुपए हमने श्याम को पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 2000। हमने शाम को कितने रुपए देने थे? हमने देने 2000 रुपए थे, बट हमने दिए कितने? हमने उसको 1980 दे दिया। मैंने 20 रुपए कम दिए। जो 20 रुपए मैंने शाम को कम दिए, वो 20 रुपए मेरे लिए फायदा हो जाएगा। वो 20 रुपीज मेरे लिए इनकम है, उससे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक आ गया कैश अकाउंट, जो कैश मिला हमने पे किया, डिस्काउंट रिसीव किया हमने, और हमने वो पैसा किसको देना था? हमने वो पैसा पे किया था शाम को। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? अमाउंट पे टू शाम। हमने शाम को 1980 पे किया और डिस्काउंट रिसीव था 20 रुपए। तो इस पर टोटल अमाउंट कितनी पे करनी थी वो गिवन नहीं है, वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 1980 पे किया, डिस्काउंट 20 रुपए मिला, इट मींस हमने शाम को 2000 रुपीज पे करने थे। ऊपर 2000 लिखा हुआ स्पेसिफिकली 2000 पे करने थे, बट पे कितने किए? पे 1980 किया। 20 रुपए कम दिए, तो 20 रुपए कम जो दिए वो डिस्काउंट। इसमें हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करना था अगर ऐसी वर्डिंग होगी, और इसमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा अगर ये वर्डिंग होगी। जनरल एंट्री सेम रहेगी, इफेक्ट सेम रहेगा, ओनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी वर्डिंग चेंज होगी। तो कैश क्या है जी? कैश इज एसेट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रेवेन्यू। शाम को मैंने पैसा पे करना था। वाई आई एम सपोज टू पे मनी टू श्याम? क्योंकि श्याम मेरे लिए लायबिलिटी था, दैट्स वाई मैंने शाम को पैसा पे करना था। तो कैश अकाउंट एसेट, एसेट डिक्रीज हुआ क्योंकि मैंने पैसा पे कर दिया। हमने पैसा पे किया, एसेट डिक्रीज। डिस्काउंट मिला, रेवेन्यू इंक्रीज। शाम लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एसेट डिक्रीज होता है, क्रेडिट। डिस्काउंट, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हुई, डेबिट। अमाउंट अब क्या आएगी? कैश कितना दिया था? 1980। डिस्काउंट कितना था बच्चों? 20। और टोटल शाम को कितने रुपए पे करने थे? 2000। और मैंने आपको क्या कहा था कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। आप इसमें आप देखो क्रेडिट में कितनी है?
1980 एंड 20, तो टोटल क्रेडिट का कितना आ गया, 2000 आ गया टोटल। और शाम का टोटल कितना है, शाम का टोटल भी 2000 आ गया। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दोनों का टोटल बराबर है। ठीक है जी, दोनों का टोटल बराबर हो गया। अभी आपको इसका कंसेप्ट फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो बाद में आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अच्छे ढंग से इसे पढ़ते चलिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, जैसे 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 बता रहा हूं आप उसे करते चलिए। कई बच्चों ने जो ऑलरेडी कहीं जनरल एंट्रीज पढ़ी होंगी, उन्होंने किसी और अप्रोच से पढ़ी होंगी। ये जो मॉडर्न अप्रोच से मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो इसको फॉलो करिए। मेरे को ये बेटर लगता है, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस वन। इसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।